डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को एक्सियल स्केलेटन में स्कल के बारे में बताऊंगी। स्कल. The skull is a bony structure in the head of most vertebrates, in particular craniates, that supports the structures of the face and forms a protective cavity for the brain. स्कल हेड में एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि अधिकतर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, मुख्य रूप से क्रेनिएट्स में पाया जाता है। ये संरचना फेस की सभी संरचनाओं को सपोर्ट करती है और ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव कैविटी बनाती है। The cranium forms the narrow central part of the skull. It is a tubular in shape and pierced by a large hole at the posterior end. स्कल का सेंट्रल पार्ट नैरो होता है। ये क्रेनियम द्वारा बनता है। क्रेनियम नलिकाकार होती है तथा इसके पीछे एक बड़ा छिद्र उपस्थित होता है। इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसके द्वारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। द फोरामेन इज बॉर्डर्ड ऑन ईच साइड बाय ए कार्टिलेज बोन कॉल्ड एक्स ऑर्बिटल which bears a convex occipital condyle. ये फोरामेन दोनों तरफ एक कार्टिलेज बोन जिसे एक्स ऑसिपिटल कहते हैं द्वारा बॉर्डेड रहता है, घिरा रहता है। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स ऑसिपिटल कॉन्डाइल उपस्थित होता है। The skull is a bony structure that forms the head in vertebrates. It supports the structures of the face and provides a protective cavity for the brain. The skull is composed of two parts, the cranium and the mandible. In humans, these two parts are the neurocranium and the viscerocranium, that is, facial skeleton that includes the mandible as its largest bone. The skull forms the anterior-most portion of the skeleton and is product of cephalization, housing the brain and several sensory structures such as the eyes, ears, nose and mouth. In humans, these sensory structures are the part of the facial skeleton. तो स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिब्रेट्स का हेड बनाता है। ये फेस की संरचनाओं को सपोर्ट करता है तथा ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव कैविटी प्रदान करता है। स्कल दो पार्ट्स का बना होता है, क्रेनियम तथा मैंडिबल। ह्यूमंस में ये दो पार्ट्स न्यूरोक्रेनियम तथा विसरोक्रेनियम कहलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बोन मैंडिबल भी सम्मिलित होती है। स्कल स्केलेटन का सबसे अग्र भाग एंटीरियर मोस्ट पोर्शन बनाते हैं। इसमें ब्रेन तथा कई संवेदी संरचनाएं जैसे आईज, ईयर्स, नोज तथा माउथ होते हैं। ह्यूमंस में ये सभी संरचनाएं फेशियल स्केलेटन का भाग होती हैं। Functions of the skull include protection of the brain, fixing the distance between the eyes to allow stereoscopic vision, and fixing the position of the ears to enable sound localization of the
direction and distance of sounds. In some animals, such as horned ungulates, the skull also has a defensive function by providing the mount for the horns. The skull is made up of a number of fused flat bones and contains many foramina, fossae, processes, and several cavities or sinuses. In zoology, there are openings in the skull called fenestrae. स्कल में कई फ्यूज्ड फ्लैट बोन्स होती हैं तथा इसमें कई फोरामिना, फॉसी, प्रोसेसेस तथा कैविटीज़ या साइनसेस होती हैं। ज़ूलॉजी में स्कल में उपस्थित ओपनिंग्स को फेनिस्ट्री कहा जाता है। फेनिस्ट्रा सिंगुलर टर्म है और फेनिस्ट्री प्लूरल। तो ब्रेन में कई सेंसरी ऑर्गन्स के लिए स्पेस होते हैं। ब्रेन की क्या क्या विशेषता है? द ब्रेन केस और क्रेनियम फॉर इंक्लूजिंग द ब्रेन, द नेजल और ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स कंटेनिंग द ऑर्गन्स ऑफ स्मेल, द ऑर्बिट्स फॉर हाउसिंग द आइज, द ऑर्बिट और ऑडिटरी कैप्सूल्स फॉर lodging the ears, the upper jaw which is fused with the ventral margin of the skull, the lower jaw which is movably articulated to the upper jaw, and the hyoid apparatus supporting the floor of the mouth cavity. ब्रेन केस या क्रेनियम होता है जो कि ब्रेन को घेरे रखता है। इसके अलावा स्कल में नेज़ल या ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स होते हैं जिसमें ऑर्गन्स ऑफ स्मेल या सुगंध के लिए जो अंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आइज़ के लिए ऑर्बिट्स होते हैं। इसी तरह से ईयर्स के लिए ऑर्बिट या ऑडिटरी कैप्सूल्स होते हैं। इसके अलावा स्कल में अपर जा प्रेजेंट होता है जो कि स्कल के वेंट्रल मार्जिन से जुड़ा रहता है। लोअर जा होता है जो कि अपर जा से जुड़ा रहता है और ये गतिमान होता है। इसके अलावा माउथ कैविटी के फ्लोर पर हायोड apparatus होता है जो कि माउथ कैविटी के फ्लोर को सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्कल के पोस्टीरियर पार्ट में ऑसिपिटल सेगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल अलग अलग एनिमल्स में एक या दो उपस्थित हो सकते हैं। इनकी संख्या या तो एक हो सकती है या दो। उनकी संख्या के आधार पर स्कल दो प्रकार के होते हैं। डाइकोंडाइलिक स्कल हैज़ टू occipital condyles. With the help of these two condyles, skull is connected by first vertebral column, that is atlas. This type of skull is called as monocondylic skull. Called as dicondylic skull. Monocondylic is only one type. Occipital condyle is present in skull. This type of skull is called as monocondylic skull. अगर स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हों तो ऐसे स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से स्कल फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस से जुड़ा रहता है। ऐसा स्कल जिसमें केवल एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो उस तरह के स्कल को मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहा जाता है। एम्फीबिया तथा रेप्टिलिया में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है तथा रेप्टिलिया व एवीज में
मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है। अब हम डिफरेंट क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के स्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबिया में फ्रॉग के बारे में, रेप्टाइल्स में वेरेनस तथा एवीज में फाउल और मैमल में रैबिट के स्कल के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले स्कल ऑफ फ्रॉग। ऑसिफिकेशन इनकम्प्लीट, cranium bony, skull triangular, two occipital condyles present, supra or basioccipital bones are absent, quadrate and jugal bones are fused, frontal and parietal bones are fused, an unpaired sphenoid is present, parasphenoid dagger shaped located on the floor, and the ends of the handles reach the pro-otics. Squamosal bone is hammer shaped, tympanic bulla is absent, absence of supra and basioccipital bones, dentition absent in toad or as in frog, homodont। जैसा कि हमने पहले भी देखा, फ्रॉग का जो स्कल है उसमें दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। इसका स्कल ट्रायंगुलर होता है। फ्रॉग में अलग अलग बोन्स, कई बोन्स होती हैं। कुछ बोन्स दूसरे एनिमल्स के स्कल में हमें मिलेंगी, लेकिन फ्रॉग में नहीं है। फ्रॉग में अगर टीथ हों जो कि लोअर अगर हों तो वो होमोडोंट होते हैं, जबकि टॉड के स्कल में टीथ नहीं होते। ये देखिए, ये फ्रॉग का स्कल है जो कि ट्रायंगुलर दिख रहा है। इसमें बड़े ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्रॉग की आइज़ हम जानते हैं काफ़ी बड़ी बल्जिंग आइज़ होती हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा स्पेस ऑर्बिट के रूप में प्रेजेंट है। पीछे की तरफ हम देखें तो इसका लास्ट सेगमेंट, जिसे हम ऑसिपिटल सेगमेंट बोलते हैं, ऑसिपिटल सेगमेंट में बीच में छेद जिसे फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, यहाँ से होकर ब्रेन आगे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल है। Skull of Varanus. It is monocondylic, that is single occipital condyle formed by the basioccipital. It is tropibasic, that is presence of interorbital septum separating the two orbits. Alisphenoids, orbitosphenoids and presphenoid are absent. Prefrontals, supraorbitals and postorbitals are present. A pair of parietals are fused and perforated by a median parietal foramen. Both the premaxillae are also fused to form a single bone. Presence of three vacuities. Presence of a single ear ossicle or columella in the tympanic cavity. Teeth polyphodont, homodont and pleurodont. Autostylic suspensorium, that is lower jaw articulates with the quadrate। यहाँ पर हम वेरेनस के स्कल के डिफरेंट व्यूज़ देख रहे हैं, डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू एंड लेटरल व्यू। पीछे ऑसिपिटल सेगमेंट है जिसमें सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है। वेरेनस के टीथ होमोडोंट होते हैं, यानी कि सभी एक प्रकार के होते हैं। पॉलीफोडोंट होते हैं, यानी कि बार बार
गिरकर दूसरे नए आ सकते हैं तथा ये प्लूरोफोडोंट टीथ होते हैं। Skull of fowl. The skull is large but very light due to spongy bones. There has been a complete fusion of bones so that it has no sutures, but it is not deviated from the reptilian type of skull. Number of bones is reduced. Jaw bones form a toothless beak, monocondylic, that is having a single occipital condyle. Cranium is reduced. Cranium is rounded and large for accommodating the well-developed brain. Cranium does not extend forward into orbital region. Large orbit separated by a thin membranous interorbital septum. Autostylic jaw suspensorium. In fowl, palate is schizognathous, that is short vomers and palatines meet together. In this diagram, we can see all the views of skull, that is dorsal view, ventral view and lateral view. तो इस डायग्राम में हमें फाउल का स्कल दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ हम देखें तो प्री मैक्सिला इस तरह से आगे की तरफ पतली होती जा रही है और फाउल या बर्ड्स के स्कल की विशेषता है इसमें बीक की उपस्थिति, बीक होती है और उसमें टीथ नहीं होते। इसके अलावा पक्षियों के बोन्स की विशेषता है उनका स्पंजी होना या हल्का होना, क्योंकि पक्षी को उड़ना होता है इसके लिए उन्हें उनमें ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए, अतः इनकी बोन्स हल्की होती हैं, स्पंजी होती हैं, उनमें एयर भरी रहती है। यहाँ इनके स्कल भी लाइट वेट होता है और इनमें बोन्स की संख्या काफ़ी कम होती है ताकि इसका भार कम रहे। तो फाउल के स्कल की विशेषता ये है कि इसमें बीक होती है जिसमें दांत नहीं होते, ये लाइट वेट होता है तथा ये मोनोकॉन्डाइलिक होता है। Skull of rabbit. Since there is a general tendency to increase in the size of the brain, the skull has a short posterior cranial part for lodging the brain and the long anterior facial part comprising mainly the jaws. In higher mammals, the facial parts lie below the cranial part. The number of bones in the skull is much reduced. Many of them are fused intimately so that their separating boundaries are marked only by the sutures. Skull is dicondylic, that is two occipital condyles, each exo-occipital bears an occipital condyle. Tropibasic skull, a vertical interorbital septum is present in between two orbits. Cranium does not extend into orbital region. The food passage is well separated from the nasal passage due to the development of palate, which is formed of premaxillary, maxillary and palatines. A zygomatic arch on either side of the skull is found by squamosal, jugal and maxillary bones. The auditory capsules are formed by the union of preaortic and tympanic, forming a swollen tympanic bulla. The articular and quadrate of the jaws become separated and free and form malleus and incus respectively. Two ear ossicles of the three steps forms the columella. Otic bones, proaortic, epiotic and opisthotic are fused to form a single periotic. Terminal bones are much folded and thus increase the olfactory surface of nasal chambers. Only a single bone, the dentary, forms one half of the lower jaw. Jaw suspensorium is craniostylic, that is dentary.
articulates with the cranium by squamosal. Prefrontal, postfrontal, parasphenoid and quadratojugal are lacking. Pterygoids scale-like. Premaxillary, maxilla and dentaries bear the thecodont teeth embedded in sockets. Teeth are diphodont and heterodont. Canines are absent, leaving a space called diastema. तो रैबिट के स्कल की विशेषता है कि ये डाइकोंडाइलिक होता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट बोन्स होती हैं। डिफरेंट बोन्स को हम उनकी बाउंड्रीज या सुचूर्स की सहायता से पहचान सकते हैं। इनके अपर और लोअर जा दोनों में टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ थीकोडोंट होते हैं, यानी कि सॉकेट्स में धंसे रहते हैं, गर्त में धंसे रहते हैं, तथा ये डाइफोडोंट होते हैं, यानी कि इनके जीवन में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। सबसे पहले मिल्क टीथ और उसके बाद परमानेंट टीथ। ये टीथ हेटेरोडोंट होते हैं, यानी जो कि अब डिफरेंट कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे दांतों को हेटेरोडोंट कहते हैं। जब सारे दांत एक समान हों, एक समान दिखने में भी हों और कार्य भी एक समान करें, तो ऐसे दांत होमोडोंट कहलाते हैं, जैसा कि हमने वेरेनस में देखा। लेकिन मैमल्स में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। इनकी संख्या भी अलग होती है तथा इनके कार्य भी अलग होते हैं, दिखने में भी ये अलग होते हैं। ऐसे दांत हेटेरोडोंट कहलाते हैं। मैमल्स के स्कल में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। सबसे पहले इंसाइजर्स टीथ होते हैं, जो कि भोजन को या शिकार को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर कैनाइन्स होते हैं, जो कि कैनाइन्स शिकार को काटने का काम करते हैं, तो इसलिए कैनाइन्स हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी प्राणियों में नहीं होते, जबकि कैनाइन्स मांसाहारी प्राणियों में उपस्थित होते हैं। प्रीमोलार्स और मोलार्स शिकार को या भोजन को चबाने का काम करते हैं। रैबिट के स्कल का डेंटल फॉर्मूला निम्न प्रकार है: इंसाइजर्स 2 पेयर्स अपर जॉ में, 1 पेयर लोअर जॉ में। कैनाइन्स अनुपस्थित। प्रीमोलार्स 3 पेयर्स अपर जॉ में, 2 पेयर्स लोअर जॉ में, तथा मोलार्स 3 पेयर्स अपर जॉ में और 3 पेयर्स लोअर जॉ में। तो इस प्रकार कुल 28 दांत रैबिट के स्कल में होते हैं। जब स्कल में कैनाइन्स नहीं होते तो उन खाली स्थान को डायस्टेमा कहा जाता है। यहाँ पर हम रैबिट का स्कल देख रहे हैं। तीनों व्यूज़ यहाँ पर हैं: डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू तथा लेटरल व्यू। पीछे की तरफ ऑसिपिटल सेगमेंट, जिसमें 2 कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं। आगे की तरफ हम देखें तो इंसाइजर टीथ दिख रहे हैं, जो कि शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। उसके बाद दांत नहीं हैं, डायस्टेमा खाली स्थान है कैनाइन्स का। फिर जो कैनाइन्स जो कि शिकार को काटने का काम करते हैं, तो क्योंकि
रैबिट हर्बीवोरस है, इसलिए रैबिट में कैनाइन्स नहीं होते। फिर प्रीमोलार्स और मोलार्स के यहाँ पर सॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दांत लगे रहते हैं, दांत धसे रहते हैं, और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो आज हमने एक्सोस्केलेटन में स्कल के बारे में पढ़ा। थैंक यू।